फ्रीजिंग पॉइंट जो है 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना। और सर आवाज नहीं आ रही आपकी। 11 डिग्री -11 डिग्री सेल्सियस से, है ना, सर आपकी कम टेम्परेचर हो, मतलब कि -12 डिग्री सेल्सियस हो तो वाटर जम जाए, है ना। और -11 डिग्री सेल्सियस पर अगर वाटर फ्रीज नहीं होता है तो सुटेबल होगा। ठीक बेटा, मतलब कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए डेल्टा टी, ठीक है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी मस्ट बी 11 डिग्री सेल्सियस। बाई 11 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो वाटर है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। और अब तुम्हें जो वाटर बेटा, वाटर को 11 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज नहीं होना है। इसका मतलब कि जो करंट फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए वो होना चाहिए बेटा -11 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी मस्ट बी इक्वल टू द 0 -11, है ना, दैट इज इक्वल टू 11। ठीक बेटा, जो डेल्टा टी है 11 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक, तो आप क्वेश्चन हो जाएगा, डेल्टा टी तुम्हें मिल गया, है ना। अब तुम्हें आगे क्या करना होगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू के एफ इंटू एम मोलरिटी। ठीक बेटा, तो अब यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि 28% बाई मास एक्वस सोल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल का फार्मूला कौन बताएगा बेटा? इथाइलिन ग्लाइकॉल का फार्मूला CH2OH CH2OH। हाँ, ये होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोलर मास में मालूम होना चाहिए, तो यहाँ से तुम्हें निकालना होगा मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन तुम यहाँ पर रखोगे, ठीक है। और के एफ दिया गया है -1.86, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जो डेल्टा टी है दैट मस्ट बी, डेल्टा टी दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 11 डिग्री सेल्सियस। अगर डेल्टा टी 11 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है, ठीक है, तो ये एंटी फ्रीज की तरह वर्क करेगा। ठीक बेटा, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। तो कर दो इसको मैं, या कर लोगे? मैंने हिंट दे दिया है। सर एंटी फ्रीज सर बताना एक कर बार। लेंगे सर, इजी है। हाँ, तो फिर से देख लो बेटा, मैंने ये बताया कि यहाँ पर जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी मस्ट बी ग्रेटर देन 11 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डेल्टा टी मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 11 डिग्री, मतलब ये लिमिटिंग कंडीशन है। ठीक है, डेल्टा टी इससे ज्यादा होना चाहिए, तो जो कार का रेडिएटर है उसमें वाटर फ्रीज नहीं होगा। ठीक है, इसमें जो सर 8 डिग्री आ रहा था इसका आंसर, क्या 8 पॉइंट समथिंग डिग्री आ रहा था इसका आंसर। हाँ, तो इसका मतलब ये वर्क तो नहीं तो करे। अगर 8 आ रहा है तो 8 तो कम है, डेल्टा टी मस्ट बी तो यानी ग्रेटर 9 देन। आएगा ना आंसर। ओके, हो सकता है ना। तो यहाँ तुमने किया है, डेल्टा टी कितना आ रहा है बेटा? कैलकुलेट डेल्टा टी सर कितना आ रहा है? 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है सर, मैंने किया था। मैं कर दूं? सर कर लो एक बार। सर मेरे ख्याल से ज्यादा आ रहा था, मुझे याद आ रहा था, ज्यादा आ रहा ठीक था, है, मतलब मेरा भी ज्यादा ही आ रहा था। ज्यादा आ रहा था मतलब कि 11 ज्यादा आ रहा था। यस सर, ज्यादा आ रहा था। 11 ज्यादा सही तो है, 11 ज्यादा होना चाहिए, है ना। जबकि यहाँ पे लिमिटिंग कंडीशन 11 डिग्री सेल्सियस, अगर 11 ज्यादा आ रहा है तो सही है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो के एफ है, डेल्टा टी इज इक्वल टू के एफ इंटू एम मोलरिटी। तो के एफ दिया गया है 1.86, है ना। और मोलरिटी कैसे निकलेगा बेटा? यहाँ पर 28 दिया गया, 28%। तो मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल तुम लोगों ने निकाला होगा, कितना बताओ बेटा? 62 62। 62 डिवाइड बाई वाटर, यहाँ पर हो जाएगा 100 - 28, है ना, इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो फिर से हम इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 1.86 मल्टीप्लाइड बाई 28 डिवाइड बाई, तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 1000 हो जाएगा, 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, तो है ना। तो डिवाइड बाई 100 - 28, ये हो जाएगा बेटा, कितना आ रहा है? 72 कितना आ रहा है यस सबका? सर। यस। ये सही है ना? यस सर। हाँ, तो इसको देख यस लेते हैं सर। कितना आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो ये आ रहा है 1.86 मल्टीप्लाइड बाई 28 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई 72। ठीक है, 72 तो ये आ रहा है।
गड़बड़ हो गया, बहुत ज्यादा नंबर आ गया तो सर वो तो वो ब्रैकेट लास्ट लगेगा में डिवीजन से होता है पहले। वही ब्रैकेट यूज होता है। अच्छा ये 10 पावर -3 नीचे है तो 10 पावर +3 हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो रहा है बेटा यहाँ पर? सर वो सर पूरे जो लास्ट ब्रैकेट में आएगा सर तो नीचे ब्रैकेट 62 भी आएगा 62 सर होल में है 62 वो। ने लिखा सर आपने, सर नीचे 62 ने 11.6 लिखा। आ रहा है आंसर। डिवाइड बाई 62 है ना, डिवाइड बाई 62 तो ये आंसर आ जा रहा है। सर 62 सर वो 72 तो दोनों 1000 आएगा। को डिवाइड करते हैं। डिवाइड बाई 72 भी कर दो। यस सर। हाँ तो 72 करने पर ये कितना आ जाएगा? 11.6 आप करा बेटा, चेक कर लिए 11.667। सर मैंने 72 नहीं करा था। हाँ तो ये जिस तरह मैं कर रहा था गड़बड़ से तुम भी कर रहे थे, अब कर Yes, लेना sir. है ना। ओके आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछो। 5 क्वेश्चन नंबर 5, ये देखो बड़ा सा क्वेश्चन ये तो है ना। इन द गिवन ग्राफ ये एनसीईआरटी में भी है। हाँ एनसीईआरटी में भी दिया गया है। इन द गिवन ग्राफ पी क्यू क्यू आर एंड एस टी, पी क्यू ये हुआ, क्यू आर ये हुआ, एस टी ये हुआ। तो अब बेटा यहाँ पर देखोगे वेपर प्रेशर है और ये टेम्परेचर दिया गया है ना। तो ये तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ है जो मैंने बताया था, सर जो ये तो ग्राफ बताया था आपने क्लास में। बनवाया था। हाँ क्लास में बनवाया था। तो जो PQ है, PQ ये सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है बेटा है ना। तो PQ सॉल्वेंट है, तो P से Q तो जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड स्टेट में है ना। देखो टेम्परेचर ज्यादा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर टेम्परेचर देखो इस साइड जो डेल्टा ये जो T दिख रहा है लोअर टेम्परेचर है, डॉटेड लाइन से आगे टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता जाएगा आगे बढ़ोगे तो P से Q तो जो टेम्परेचर वो हायर टेम्परेचर है, तो यहाँ पर लिक्विड स्टेट में सॉल्वेंट एग्जिस्ट करेगा। और Q to R ये वाला पार्ट जो है, Q to R वाला जो पार्ट है वो लोअर टेम्परेचर है, यहाँ पर सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में है, मतलब ये सॉलिडिफाई हो गया है ना। तो Q यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। और S to T, अब तुमने यहाँ पर क्या डाल दिया, थोड़ा सा सॉल्यूट डाल दिया। जब सॉल्यूट डाल दोगे सोल्यूशन बन जाएगा। तो जो S to T है ये सोल्यूशन है, S to T सोल्यूशन का, हाँ सोल्यूशन इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। और T to R, जो T to R है या फिर P to R है ये सॉल्वेंट है, क्योंकि जो सोल्यूशन वो फ्रीज नहीं होगा, सोल्यूशन से सॉल्व जो सोल्यूट है वो अलग होकर फ्रीज होगा, ठीक बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ, तो जो P to Q है वो लिक्विड स्टेट ऑफ सॉल्वेंट है, Q to R सॉलिड स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, और S to T लिक्विड स्टेट ऑफ सोल्यूशन है, ठीक है। ये मैंने बताया था, डिस्कस किया था क्लास में ग्राफ बनाकर। यस सर। हाँ तो और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो बेटा। 6 सर 6 क्वेश्चन नंबर 6 ओके। The latent heat of vaporization of water is 9700 calorie per mole. If the boiling point is 100 degree Celsius, the ebullioscopic constant of water is. ebullioscopic constant का जो फॉर्मूला था मैंने बताया था, है ना बेटा। इसका फॉर्मूला था मैंने बता दिया था क्या होता है, तो फॉर्मूला में यूज करके आ जाएगा ebullioscopic constant, ठीक है। तो जो ebullioscopic constant होता है यहाँ पर दिया गया है ना, Kb, ebullioscopic constant Kb is equal to क्या होता है बेटा फॉर्मूला? सर इसका नाम KB होता है। RT square by 100 LB. RTB square upon 1000 latent heat of vaporization. 1000 latent heat of vaporization है ना, ये 1000 होगा। ये फॉर्मूला मैंने बताया था, ठीक है, लिखवाया भी था। अब यहाँ पे देखो जो यूनिट दिया गया वो कैलोरी पर मोल में दिया गया है, ठीक है। और जो फ्रीजिंग डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर लोगे तब आएगा। तो R का वैल्यू 0.2 रख दो यहाँ पर, 0.2 सॉरी बेटा 0.2 नहीं 2 होगा यहाँ पर R का वैल्यू, है ना। सर आंसर आ रहा है 0.513। आंसर नहीं मैच कर रहा है सर सही है, कर रहा है सर, कर रहा है सर, यही है सर। एक डाउट था सर, एक डाउट था सर, बोलो। KF में भी नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं?
नहीं KF उसमें कौन नहीं सा था। KF है यहाँ? KF मतलब मतलब हाँ KF में भी 1000 था ना नीचे, दोनों फार्मूला 1000 सेम था। है, बस यहाँ पे KF हो जाएगा 1000 था, 100 नहीं हुआ, 1000 हो जाएगा लेना। सर लेटेंट सर आपने हीट लिखवाया नहीं था, आपने 1000 नीचे नहीं लिखवाया लिखवाया था दोनों उस बेटा, पे। देख लेना बेटा, दोनों में 1000 होगा। ठीक है सर। है कहाँ? अब ये केबी बेटा, केएफ वाला फार्मूला नहीं, केबी वाला है, ठीक है 9700। तो सॉल्व करके देखिए बेटा इसको, सर करा था। ये हो जाएगा, सर हो यही आ जाएगा, रहा हो है। जाएगा। हो जाएगा 373 मल्टीप्लाइड बाई Yes, sir. 373 और डिवाइड बाई 970000 इक्वल टू, सर हाँ बेटा बेटा बोलो, ये तो सर गड़बड़ आ रहा है। KF 2 into 373 9700 1, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ सर ज्यादा जीरो हो गए नीचे। पे। अच्छा, जीरो से नहीं मतलब बेटा, यहाँ पर जीरो होने पर भी वो तो नहीं होगा ना। 2 मल्टीप्लाइड बाई 373 स्क्वायर होगा यहाँ पर, 373 मल्टीप्लाइड बाई 373 डिवाइड बाई 9700। तो ये जो डब्ल्यूएस कांस्टेंट है वो दिया है 9700 कैलोरी पर मोल, ठीक है। तो 9700 कैलोरी पर मोल कितना कितना आ रहा है बेटा, कितना देख लेते हैं। 22, ये तो आंसर मैच नहीं कर रहा बेटा, तुम लोग मैच किया है आंसर? सर उसको कैलोरी पर ग्राम में करना पड़ेगा ना, जो ये 9700 है डिवाइड बाई 18। ओके, डिवाइड बाई 18। यस सर। बताइए क्या बड़ा हो रहा है। 28 नहीं, ये मल्टीप्लाई आ जाएगा। 6864 मल्टीप्लाई बाई 18। मल्टीप्लाइड बाई 18 516 1000 से डिवाइड कर, हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। यहाँ पर कैलोरी पर ग्राम में मैंने लिखवाया था, कैलोरी पर ग्राम होना चाहिए। फार्मूला बेटा देख लेना ध्यान से, जो फार्मूला मैंने लिखवाया था उसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना, उसमें दिया जो LF है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, कैलोरी पर ग्राम में मैंने बोला था, यहाँ पर कैलोरी पर ग्रुप पर मोल है, ठीक है बेटा, ये डिफरेंस है। यहाँ पर जो दिया गया है ये है क्वेश्चन में, यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया बेटा 9700 कैलोरी पर मोल, ठीक है, पर मोल दिया गया है। तो जो मोल है पर मोल को यहाँ पर ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कैलोरी पर ग्राम में, ठीक है। तो मोल को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हो, मोल अगर दिया गया है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू है ना गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो अगर ये ग्राम में कन्वर्ट करना है तो W इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास कर दोगे तो आ जाएगा, बस यहीं पे करना, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे है ना तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये करना पड़ेगा तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। सर फ्यूजन वाले में भी डिवाइड बाय 1000 होगा इसमें सर, जो आपने भी KF बताया। में, TF हाँ KF में। हाँ दोनों में ही, दोनों में ही अच्छा 1000 से ठीक है डिवाइड सर, होगा। उस टाइम सर आपने सर वो- क्वेश्चन नंबर 10। 8 पहले 8 सर। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ देखो बेटा, क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है ना, यहाँ पे लिखा गया है द फेज डायग्राम ऑफ प्योर सॉल्वेंट सॉलिड लाइंस एंड सॉल्यूशन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डैश लाइन आर रिकॉर्डेड बिलो, ठीक है। द इंटीग्रेटेड बाई L इन द फिगर इज, तो यहाँ पर ये जो L है बताना तुम्हें है ना। तो अब यहाँ बेटा ये 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो जो L होता है बेटा वो क्या होता है, डेल्टा TB ना, मैंने ग्राफ में बताया Yes, sir. था। यहाँ पर Yes, sir. वेपर प्रेशर दिया गया है और टेम्परेचर है, तो ये तुम्हारा हो गया सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ये होगा तुम्हारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर,
अगर ये तुमने 1 atm अज्यूम कर लिया, ये जो लाइन है, मैं यहाँ पर ब्लू लाइन बना दे रहा हूँ, ब्लू लाइन अगर 1 atm है, ठीक है, 1 atm, तो 1 atm तुम्हारा हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, ये तुम्हारा होगा सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, ये हो गया सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा टीबी नॉट, आई हो जाएगा टीबी, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस क्या होगा बेटा, डेल्टा टीएफ तो होगा, टीबी होगा, डेल्टा टीबी, है ना। तो यार बेटा डेल्टा टीबी होगा, मतलब यस सर। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू केबी इनटू एम होता है। अब देखो आंसर में यहाँ पर डेल्टा पी लिखा है तो है नहीं, टीएफ तो है नहीं यहाँ पर, है ना, देखो डेल्टा टीबी है, तो केएफ इनटू एम तो फ्रीजिंग पॉइंट है ना, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट केबी इनटू एम होगा, तो आंसर टी पर जाएगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एम, ठीक है। तो ये दोबारा समझा दो सर। तो बेटा ये जो तुम्हारा एल लाइन आ रहा है, जो एल है यहाँ पर दिया गया, वो है क्या, चेंज इन टेम्परेचर है ना। यस सर। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में टेम्परेचर गैप है, वो वही उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो एल इज इक्वल टू डेल्टा टीबी, समझ आ रहा है बेटा, एल इज इक्वल टू डेल्टा टी मींस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट जितना इंक्रीमेंट हो रहा है वो डेल्टा टीबी है, ठीक है। तो डेल्टा टीबी का जो फॉर्मूला उसको तुमने लगा दिया, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू जो फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, केबी इनटू एम, है ना। तो अब यहाँ पर डेल्टा टीबी नहीं दिया गया है, उसका जो फॉर्मूला है जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो दिया गया, तो उसको टिक कर दो क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट है, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा डी पर, ठीक है। और सर ये जो ग्राफ के ऊपर बना, हाँ सर, ये ऊपर वाला टीएफ होगा ऊपर वाला क्या सर, ऊपर जो 2 लाइन है वो वाला, हाँ ऊपर सर ये ऊपर वो लाइन टीएफ होगा। स्ट्रेट लाइन है, यस सर, जो 2 स्ट्रेट लाइंस हैं, डॉटेड और स्ट्रेट। उससे मतलब बेटा यहाँ पर जो पूछ रहा है उसको देखो ना, यहाँ पर एल पूछ रहा है, ठीक है। नहीं सर, वैसे अगर वो पूछ ले तो वो क्या होगा? वो कुछ बताया नहीं है, उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है ना बेटा, वो ऐसे ही बता दिया सॉल्वेंट का ये है, एक्चुअली वो ट्रिपल पॉइंट होता है जिसमें पढ़ना नहीं है, लैम्डा कर्व ये दिया गया है उसका, ओके सर, समझ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको फोकस करो बेटा, जो एल पॉइंट है एल को देखो यहाँ पर, ठीक है, जो एल है वो इंक्रीमेंट है, कितना इंक्रीज हो रहा है। और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन सर सर 10 9 सर 10 सर 9। ठीक है 9 बता रहा हूँ मैं, ओके 9, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, मेथेनॉल और ये एनिलीन दिया गया है, नाइट्रोबेंजीन आर 80, 65, 184 एंड 212 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली, विच विल शो हाईएस्ट वेपर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर। तो हाईएस्ट वेपर प्रेशर बोल रहा है कि किसका हाईएस्ट वेपर प्रेशर होगा, है ना, लो बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ ध्यान से देखो बेटा, जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं, जितने भी सॉल्वेंट दिए गए हैं, हर एक सॉल्वेंट का, है ना, जितने भी सॉल्वेंट है, कोई भी सॉल्वेंट ऐसा नहीं है कि जो इलेक्ट्रोलाइट हो, जो डिसोसिएट हो पाए, है ना, तो इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सब चारों के चारों सॉल्वेंट है। ये बेंजीन हो गया, मीथेन अल्कोहल है ये, है ना, एनिलीन हुआ, नाइट्रोबेंजीन, सब सॉल्वेंट है। अब तुम्हें ये ध्यान देना है कि बेटा अगर जिसका वोलेटिलिटी ज्यादा होगा, है ना, जो मोर वोलेटाइल होगा, जितना ज्यादा वोलेटाइल होगा बेटा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, है ना, और उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा, पता है ना बेटा। ये बॉइलिंग पॉइंट मैंने कर्व बनाया था, है ना, ये अलग अलग सॉल्वेंट Yes, sir, इस तरह से, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इसका वेपर प्रेशर देखो यहाँ पे, जो सॉल्वेंट इसका वेपर प्रेशर, यहाँ पर देखो वेपर प्रेशर का मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे टेम्परेचर लिख दे रहा हूँ, जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा उतना ही कम बॉइलिंग पॉइंट होगा टीबी, है ना। देखो इसका वेपर प्रेशर देखो कम है बीच वाली लाइन का, है ना, तो इसका जो टीबी है, देखो जो टीबी डैश है वो ज्यादा है। जो थर्ड है यहाँ पे, जो थर्ड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, इसका वेपर प्रेशर सबसे कम है, जितना कम वेपर प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक बेटा। तो अब यहाँ पे देखो तुम्हें क्लियरली मालूम है कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल मोर वोलेटाइल होता है, जितना ज्यादा वोलेटाइल होगा उतना ही ज्यादा, है ना बेटा, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, उतना ही कम बॉइलिंग पॉइंट होगा जो अल्कोहल है। तो सर इसका आंसर बी नहीं होना चाहिए? बी तो है, बी आंसर है, बी
अच्छा मेरे में सर डी दिख रहा है दूर से, मेरी आई साइट शायद वीक हो रही है। सर अगर चेक कराओ। इसमें अगर कोई डिसोसिएट हो रहा होगा तो कैसे देखेंगे फिर? हाँ सर ये कैसे पता चलेगा? तो डिसोसिएट होगा तो सॉल्यूट हो जाएगा, वहां पर सॉल्वेंट नहीं होगा ना। सॉल्वेंट अगर डिसोसिएट हो रहा है तो उसका कोई केस ही नहीं, क्योंकि ये सब सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट डिसोसिएट नहीं होगा। जैसे वाटर हो गया, वाटर डिसोसिएट नहीं होगा, है ना। तो वहां पर अगर तुमने सॉल्यूट डाल दिया है तो वहां पर डिप्रेशन और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यूज करोगे। डेल्टा टीबी वाला जो फार्मूला मैंने लिखा है, डेल्टा टी है ना, डेल्टा टी इक्वल टू आई के एफ इनटू एम, है ना। ये फार्मूला है। तो यहाँ पर आई वैल्यू आ जाएगा, आई फैक्टर, मतलब 2 पार्ट लो हो रहा था, आई इक्वल टू हो जाएगा, मतलब डिप्रेशन और ज्यादा होगा। अगर तुम डेल्टा टीबी की बात करते हो, डेल्टा टीबी इक्वल टू आई के बी इंटू एम, तो अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, ये मैंने बताया है, बस उसी का यूज कर लेना है। और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन सर 10। सर 10। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा गया है द सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, द सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वाटर हैज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 375.3 केल्विन। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर above this solution is 338 Kelvin given P0 of water, P नॉर्मल वाटर दिया गया है ना, K भी दिया गया है। स्क्रीन नहीं आ रही। क्या नहीं आ रहा बेटा? सर आ रही है। तुषार एग्जिट करके रिजॉइन कर। आ जाएगा बेटा, हो जाएगा। सर कंटिन्यू। अच्छा ठीक है, तो इसको सॉल्व करें। यस सर। ओके, देखते हैं बेटा यहाँ पर। तो सर यहाँ पे वाटर का जो लेंगे वो 373 केल्विन लेंगे ना? वाटर का 370 नहीं, जो दिया गया वो होगा ना, यहाँ पर जो दिया गया होगा, है ना। ये सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब कि ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। वाटर हैज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 370, यहाँ पे देखो वाटर का लिखा हुआ है, यहाँ पे सॉल्यूशन का दिया गया है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है 375.3 केल्विन, है ना। ये सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वाटर हैज ए बॉइलिंग पॉइंट 375 केल्विन। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट दिस सॉल्यूशन, तो वेपर प्रेशर दिया गया है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू above this solution, vapor pressure of water above this solution at 373 Kelvin each। तो वेपर प्रेशर वाटर कहाँ लिखा गया है? तो ब्रैकेट में डाल दिया, सब ब्रैकेट वाला है क्या, इसको यूज कर लेते हैं ब्रैकेट में जो दिया गया है। ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ये नीचे पूछ रहा है व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर पूछ रहा है, और यहाँ पर दिया 2 चीज दिया गया है। पहला दिया गया है जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन, तो यहाँ से डेल्टा टीबी निकल आएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, है ना, 375.3 माइनस 373। ठीक है, ये जाएगा डेल्टा टीबी ऑफ वाटर, इसको नोट कर लेंगे, डेल्टा टीबी हो जाएगा। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई के बी इंटू एम। ठीक बेटा, तो यहाँ पर जो आई का वैल्यू वो कितना होगा, कोई बताएगा आई का वैल्यू कितना होना चाहिए? आई का वैल्यू यहाँ पर 1 होगा बेटा, सर 1 होगा। 1 होगा ना सर? है तो आई मस्ट बी इक्वल टू 1। तो केबी का वैल्यू दिया गया है, केबी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.52, केबी दिया गया है। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट है सॉल्यूट का मोलरिटी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो सॉल्यूट का मोलरिटी हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो यार बेटा, तो सॉल्यूट का मोलरिटी निकालने के बाद हम लोग, हाँ, तो हम लोगों को सॉल्यूशन जो दिया गया है, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर अबव दिस सॉल्यूशन इज, तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर निकालना है। तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कैसे निकालो बेटा? डेल्टा पी डिवाइड बाई पी नॉट। चल गया मम्मी। हाँ, इज इक्वल टू x मोल फ्रैक्शन होगा यहाँ पर, है ना। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पर मोलरिटी निकाल लेते हैं, मोलरिटी निकालने से यहाँ पर हम लोग को वाटर का वेपर प्रेशर निकल जाएगा। तो हम लोग बेसिकली यहाँ से मोलरिटी निकालना है। ठीक बेटा, तो मोलरिटी निकाल सर 0.23 आ गया सर, 0.23 था।
हाँ आंसर आ रहा है, मैच कर रहा है तुम लोगों का? यस सर, मेरा मैच कर रहा है। हाँ सर ठीक है, कर रहे हैं अभी तो तो। बाकी लोग मैच करेंगे आगे। तो डेल्टा पी क्या होता है बेटा? डेल्टा पी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। तो डेल्टा टीबी यहाँ लिखोगे, तो डेल्टा टीबी का वैल्यू कितना दिया गया है? जो डेल्टा टीबी यहाँ पर दिया गया है, तो डेल्टा टीबी है 375.3 सर आ माइनस गया। 373, ठीक है। तो जगह 2.3, तो ये जो दिया गया यहाँ पर 2.3 इज इक्वल टू, है ना, के एफ केबी का वैल्यू कितना दिया गया बेटा? केबी ऑफ वाटर 0.52। 0.5 मल्टीप्लाइड बाई मोलरिटी। मोलरिटी निकाल लोगे तो मोलरिटी m इज इक्वल टू 4.4 4.4 0.52, 4.4 आ रहा तुम लोगों का, 4.4 मैंने लिख दिया, ठीक है। तो मोलरिटी इज इक्वल टू 4.4 आ गया। तो अब ये जो मोलरिटी है बेटा, मोलरिटी इज इक्वल टू, है ना, मोलरिटी से मोल फ्रैक्शन तुम्हें निकालना होगा। तो मोल Yes, फ्रैक्शन sir. आपको कितना आएगा? निकाला बेटा मोल फ्रैक्शन? सर मोल फ्रैक्शन 55.5 डिवाइडेड बाय 59.5। 55.5 डिवाइड बाई 59.5 0.1 समथिंग आएगा सर। तो यहाँ पर 0 पॉइंट, तो बंद ही कर लो यार टीवी। पूरा निकालो बेटा। मोलरिटी दिया गया है तो मोलरिटी आप सल्यूट यहाँ पे निकालोगे पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है मोलरिटी 4.4, ठीक है। इससे x निकालो, मैंने रिलेशन बताया था, उससे बताओ बेटा कितना आ रहा है मोल फ्रैक्शन एब्सोल्यूट? किसी ने किया है मोल फ्रैक्शन निकाला? किसी ने? 0.93। 0.93, 0.93, ठीक है। तो कुछ लोग सोच रहे हैं बेटा ये आएगा कैसे? तो बेटा मैंने एक फॉर्मूला लिखा था स्टार्टिंग में, कंसंट्रेशन टर्म, उसको यूज करोगे आ जाएगा, ठीक है। 0.93 यहाँ पर रखोगे तो सर मोल 1 फ्रैक्शन मिनट आ गया ऊपर करना। कितना ऊपर? बस हाँ सर 1 कितना मिनट सर बेटा? बस। ये तुम्हारा डेल्टा टी। यस सर। सर कंटिन्यू सर। ओके, तो ये हो जाएगा बेटा पी नॉट माइनस पी डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो पी नॉट ऑफ वाटर दिया गया है, पी नॉट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.2467 माइनस पी डिवाइड बाई पी नॉट ऑफ वाटर 0.2467 दैट इज इक्वल टू 0.93, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करोगे तो पी आ जाएगा। तो सॉल्व करो, है ना, तो ये क्या देगा बेटा? पी। तो पी कितना आ रहा है? 0.22229। ठीक है, वह अप्रोक्सीमेटली सही है। तो 0.229 दिया गया, 229 एटीएम। तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.23 एटीएम, है ना। इसका राउंड ऑफ करोगे 2 डेसिमल पॉइंट तक 0.23 एटीएम आ जाएगा, ठीक है। यस सर। ओके सर एक डाउट है। हाँ सर पूछो। आपने कहा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए मेजर करते हैं हम। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में नॉन, अगर वोलेटाइल, यहाँ पर जो सल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल ही है बेटा, है ना। यस। तो देखो सर लिखा गया है हमेशा आई वन ही रहेगा? नहीं, यहाँ पर जो आई वैल्यू है बेटा, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दो टाइप का होता है ना, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है यानी तो वहां पर आई वैल्यू, देखो यहाँ कुछ लिखा नहीं है इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं, हम लोग इसको वन एज्यूम कर चलेंगे। अगर मान लो केसीएल लिखता है, केसीएल क्वेश्चन अगर मान लो देता केसीएल, तो केसीएल का आई वैल्यू कितना होता है? 2 होगा ना बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है ना। अगर यूरिया दिया गया है, यूरिया डिस्कस किया था बेटा पूरा डिटेल में, यूरिया कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो देखना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर। 19 सर एक डाउट है सर, यहाँ पे 373 केल्विन क्यों लिया था टेम्परेचर? 373 बॉइलिंग पॉइंट है ना वाटर का। सर पर क्वेश्चन में तो कुछ और दिया गया है हमें, 388 नहीं दिया वो गया है। 375.3 जो दिया गया है ये सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्वेश्चन नंबर 9 था ना। यस सर। यहाँ
नहीं 10 तो था। 9 ये देखो तो कहाँ किया गया, 338 दिया गया है, कहाँ पर 348 दिया गया बेटा? 338 है। वो तो हाँ ये तो पी नॉट की वैल्यू के लिए दिया हुआ है। वेपर प्रेशर वाटर एबव दिस सॉल्यूशन एट 338 केल्विन। तो यहाँ पर इस टेम्परेचर पर निकालना है बेटा, है ना? यहाँ पर इस टेम्परेचर पर वाटर का वेपर, ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं लिखा देखो कहीं पर भी, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एबव दिस सॉल्यूशन एट 338 केल्विन इज, ठीक है? इज के बाद ये 4 ऑप्शन है और ये गिवन दिया गया ब्रैकेट, ठीक ठीक है है? सर, 338 ओके है, ये सर। बॉइलिंग पॉइंट नहीं। इस टेम्परेचर पर वाटर का वेपर प्रेशर निकालना है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। सर इसके 19 से पहले सॉल्यूशन कोई में, क्वेश्चन तो सर इसके सॉल्यूशन में शायद मिस्टेक किया है। देख लेते हैं। कार्बन सर सिलिकॉन बिलोंग्स टू ग्रुप 4। नहीं, द मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन 10th क्वेश्चन में नंबर सर, ऑफ, सर 10th क्वेश्चन में आपने, सर 10th क्वेश्चन में आपने सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकलवा दिया, निकालना सॉल्वेंट था। सल्यूट ही मोल निकालते फ्रैक्शन बेटा, हैं। सॉल्वेंट में क्या मोल फ्रैक्शन होगा बेटा? सर सॉल्यूट यहाँ वेपर पर प्रेशर, जो यहाँ पर जो एक्स वैल्यू होता है वो सॉल्यूट का ही आता है। सर आपने पी हाँ, नॉट माइनस पी एस वाले से किया है। हाँ ये फॉर्मूला है ना। यहाँ पर जो फॉर्मूला है, ये इस फॉर्मूले में है ना, देखो मैंने कहा पी नॉट माइनस पी लेके चला था, पी नॉट माइनस पी डिवाइड बाई पी नॉट, है ना, दैट इज इक्वल टू x2। यही तो होता है बेटा, x2 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यस, लेकिन सर इससे तो हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मिला, हमें तो सिर्फ वाटर का निकालना है। हाँ वाटर का ही निकाल लो यहाँ पर, वाटर का जो है तो P सर नॉट वाटर वैल्यू का मिला तो है ना, पी नॉट पता है हमें। P नॉट मालूम P- है और ये P निकालना तुम्हें। नहीं सर, पी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। P तो निकालना जरूरत नहीं पड़ेगा बेटा, P को निकालना है तुम्हें, P दिया ही नहीं गया है ना, P ओके नॉट गिवन है ना, और ये P निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन को सर, बेटा क्लियर पढ़ो। सर हाँ। उससे तो फिर आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि मान मैंने हो गया पी, आंसर? नहीं सर ये तो मैंने पी ए इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स ए वाला फॉर्मूला लगाया था ये वेपर तुम्हारा, प्रेशर का। हाँ, यही तो फॉर्मूला है, Pa माइनस पी डिवाइड बाई Pa इज इक्वल टू 0.93। यहाँ से तुम्हें नहीं। P निकालना है, ये आ रहा है सॉल्व करने पर? ये सर वो डाल्टन, सॉल्व करने पर आ रहा है? नहीं सर नहीं आ रहा, ये वाला आंसर नहीं आ रहा, फिर इससे नहीं आ रहा है? ये वाला नहीं है। अरे ये वाला आंसर ही आना चाहिए, ये वाला वो वाला क्या होता है? सर मैंने फॉर्मूला लगाया था पी ए इक्वल टू, मतलब प्योर स्टेट में वाटर का वेपर प्रेशर गिवन था और उसके मैंने मोल फ्रैक्शन निकाला, तो ये मेरा एग्जैक्ट आंसर 0.23 आया है, और वही पूछा है हमसे। ये क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आया कि नहीं तुम्हारा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ये तुम्हारा सॉल्वेंट का लग रहा है 9। यस सर, सॉल्वेंट का है। सॉल्वेंट का ही है, तो यहाँ पर ये तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये गड़बड़ कर दिया तुमने ना। 0.93 तुम्हारा सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है, तो सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूट क्या कर दोगे तो ये आ जाएगा सॉल्यूट का तुम्हारा जो Yes. ये आंसर आया बेटा यहाँ। यस सर, तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? तो 0.2467 मैं इसको काट दे रहा हूँ, 7 माइनस पी डिवाइड बाई 0.2467, ये तुम्हारा दिया गया था 0.93, ये था सॉल्वेंट का। यस सर, तो अगर सॉल्वेंट का निकालना है तो 1 माइनस 0.93 कर दोगे ना, यस सर, ठीक है? तो यहाँ से पी आ जाएगा, आप करोगे वही, तुम्हारा जो तुमने किया वो भी सही है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके सर, ठीक है? फिर ठीक। 1 माइनस तुमने नहीं किया होगा, वहाँ पर डायरेक्ट आ गया, ठीक है बेटा? बाकी लोग करेक्ट कर लो, है ना? बाकी लोग 1 माइनस करेंगे तब आएगा। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 सर, आपने कहा था ना सिलेबस वाले हैं, वो 19 नहीं था। क्वेश्चन नंबर 19 यस सर, देख लेते हैं। द कार्बन एंड सिलिकॉन बिलोंग्स टू ग्रुप 4। ओके, तो ये मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है? द मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कार्बन इज कॉमनली occurring compound is 4 whereas silicon is 6. This is due to,
अवेलेबिलिटी, ठीक है, ये आंसर सही है यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये एक्चुअली ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर की मतलब कि कौन सा एलिमेंट कितना ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जितना ज्यादा बनाएगा उतना ही ज्यादा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कोवेलेंट बॉन्ड पर डिपेंड करेगा। कोवेलेंट मतलब कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ओके कोऑर्डिनेट सर। बॉन्ड कैसे बनेगा बेटा, जितना ज्यादा वैकेंट ऑर्बिटल होगा उतना ही ज्यादा, है ना, जितना ज्यादा वैकेंट ऑर्बिटल उतना ज्यादा कोऑर्डिनेट यहाँ डेटिव बॉन्ड बनेगा। जो डोनर है, डोनर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा वैकेंट ऑर्बिटल उतना ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। अब देखो जो कार्बन है, कार्बन पास कितने वैकेंट ऑर्बिटल है ना, तो अगर कार्बन तुम देखोगे कार्बन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं। ठीक है, कार्बन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, यस सर। तो इसका मतलब जो कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर लिमिटेड है और ज्यादा बॉन्ड नहीं बना पाएगा। जितना ज्यादा बॉन्ड बनेगा बेटा उतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ओके ठीक सर। है, हाँ, और नेक्स्ट सर क्वेश्चन। और कोई डाउट नहीं है सर बाकी है लोग एक बेटा, मिनट। बाकी लोग, हाँ पूछो। सर 23rd। 23, which of the following statement is false? Unit of atmospheric pressure and osmotic pressure are the osmotic pressure, प्रेशर का यूनिट दोनों सेम है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। सर osmotic इसमें pressure सेकंड और ऑप्शन में सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं। इन रिवर्स ऑस्मोसिस solvent molecule moves through a semi permeable membrane from a region of lower concentration of solute to region of higher concentration। तो देखो रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब उल्टा, उल्टा हो जाए ऑस्मोसिस का। ठीक है, हाई टू लो। तो हाँ, तो अब देखो यहाँ पर जो कंपार्टमेंट ए और बी बनाया था, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाया था मैंने क्लास में ना, इस तरह से। और यहाँ पे सोल्यूशन था, सोल्यूशन ए सोल्यूशन बी। ठीक है, तो ऑस्मोसिस में होता क्या है, अगर ऑस्मोसिस की बात कर ले, ऑस्मोसिस के, ठीक है, तो ऑस्मोसिस में क्या होता है बेटा, ऑस्मोसिस में लो जो टू हाई। सॉल्वेंट सॉल्वेंट लो टू हाई तरफ मूव करेगा, यहाँ पर लो होगा, लो टू हाई। ठीक है, और रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब आरओ में क्या होगा, अगर आरओ है रिवर्स ऑस्मोसिस हो रहा है तो उसका उल्टा होगा, हाई टू लो, सॉल्वेंट पार्टिकल मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? यस सर हो गया। सर नेक्स्ट है 25। सर 12 भी था इसका, चैट पे लिखा है सर किसी ने, 12 है उसका डाउट। 12, यस सर, चैट पे लिखा है किसी ने। मैंने लिखा है। अच्छा तेरी आवाज है। ठीक है, ओके, लड़ाई नहीं करना आपस में। इधर देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml containing 3 ग्राम of glucose molar mass this in 60 ग्राम of water at 15 degrees Celsius is ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। 6.56। ऑस्मोटिक, हाँ अरे बेटा ऐसे नहीं है ना, करने दो थोड़ा सा ना। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू CRT, ये होता है, तो कंसंट्रेशन तो हमें निकालना होगा यहाँ पर, है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी 1 ग्राम दिया गया है, कंटेनिंग 3 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास दिया गया है इन 60 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, आर का वैल्यू तुम्हें मालूम, मतलब सी तुम्हें निकालना होगा। आर का वैल्यू दिया कितना होगा बेटा, 0.081। ठीक है, और टेम्परेचर 273 प्लस 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये तुम्हारा केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा, ये तुम्हारा आर वैल्यू है। तो कुल मिलाकर तुम्हें यहाँ पर कंसंट्रेशन इन मोलरिटी निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर दिया गया है 3 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 60 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो 3 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, डेंसिटी दिया गया 1 ग्राम पर ml। ठीक बेटा, तो जो डेंसिटी से डेंसिटी छोड़ देते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट दिया गया है ग्लूकोज, मास दिया गया है 60 ग्राम ऑफ वाटर दिया गया है। जो वाटर है, वाटर और 3 ग्राम, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू
टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 60 ग्राम वाटर हो गया बेटा, और तुमने इसमें ऐड किया 3 ग्राम ग्लूकोज, तो टोटल मास हो गया 63 ग्राम। वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है ना, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, तो डेंसिटी से वॉल्यूम निकाल लोगे, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, है ना, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय डेंसिटी। ठीक है, तो मास यहाँ पर आ गया 63, डेंसिटी दिया गया है 1 ग्राम पर ml, ये 63 ml आ जाएगा, 63 ml। ठीक है, 63 ml आ गया। अब यहाँ से तुम्हें निकालना है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो मोलरिटी ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, ठीक है, दैट इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो गिवन मास दिया गया 3 ग्राम, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होता है बेटा, ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, और डिवाइड बाय 63 इंटू 10 पावर -3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में देखते हैं आंसर आता है कि नहीं बेटा, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। सर मास ऑफ सॉल्वेंट रखते हैं ना 60, क्या बेटा, मोलैरिटी है, मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन दिया गया है ना, यहाँ पे देखो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया गया, डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml, डेंसिटी दिया गया है सॉल्यूशन का। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा 60 इंटू 60/1000 नहीं होना चाहिए, 1 ग्राम पर ml है ना, 1 ग्राम पर ml, हाँ 60 ग्राम में 60 ml, 60 ml टोटल 63 है ना, यही तो मैंने किया स्टार्टिंग Solution में, का मास ऑफ mass सॉल्यूशन, ये देखो बेटा, है ना, ये देखो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन है 63 ग्राम, क्लियर दिख रहा होगा बेटा, 63 ग्राम मास है। ओके सर। तो वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, तो 63 डिवाइड बाय 1 जो 63 ml, ये था, यहाँ पर मैं आ गया था। सर हो जाएगा सर नेक्स्ट लास्ट डाउट है 28। ओके, तो लास्ट कौन सा बेटा, इसको कर लेना, मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, सर 28 लास्ट डाउट है 28। कंसिडर द फॉलोइंग aqueous solution and assume 100% आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, पूरा का पूरा आयोनाइज जाएगा, 0.1 मोलर यूरिया। तो नीचे क्वेश्चन दिया गया है, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अबव सॉल्यूशन इज फ्रीजिंग पॉइंट विल बी लोवेस्ट फॉर 1, फ्रीजिंग पॉइंट विल बी हाईएस्ट फॉर सॉल्यूशन 4। इसमें 1 बाय 1 देखना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पर जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा उतना ही ज्यादा डिप्रेशन होगा, डेल्टा टी। तो अब यहाँ पर हम चारों का डेल्टा टी निकाल लेते हैं, ऑप्शन नंबर है ना, फर्स्ट का डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आई वैल्यू है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट में क्या होगा बेटा 1, है ना, और जो मोलरिटी को मल्टीप्लाई कर दो 0.1, तो कितना हो जाएगा बेटा, आई इंटू एम कर दे रहा हूँ मैं, आई इंटू एम। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 दैट इज 0.1 मोलर। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का यहाँ तुमने लिख दिया। सेकंड में आ जाते हैं, सेकंड में 0.04, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई कितने पार्टिकल्स निकलेंगे बेटा सेकंड में, तो यहाँ पर 2 अल्युमिनियम है और 3 सल्फेट है, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कितना आ रहा है बेटा, 0.5 आ जाएगा, 0.2 अच्छा 0.2, सॉरी बेटा 0.2। हाँ, तो थर्ड में आते हैं 0.05, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3 हो जाएंगे यहाँ पर, है ना, कितना आ रहा है यहाँ पर 0.15। हाँ, फोर्थ पार्ट में आते हैं बेटा, फोर्थ पार्ट में 0.005 मल्टीप्लाइड में नंबर ऑफ पार्टिकल 2 हो जाएगा 0.01। ठीक है, तो अब डिप्रेशन सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा, तो है ना 0.1020 कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डिप्रेशन होगा है ना। तो यहाँ पर जो डेल्टा टीएफ है, यहाँ पर डेल्टा टीएफ की बात कर रहा है सब में फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा टीएफ सबसे कम कहाँ पर होगा, सॉरी डेल्टा टीएफ हो जाता है यहाँ पर होगा, यस सर, यहाँ पर हाईएस्ट है,
तो डिप्रेशन सबसे ज्यादा होगा, डिप्रेशन मतलब फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट विल बी लोवेस्ट फॉर द सेकंड सॉल्यूशन, जबकि दिया क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट विल बी हाईएस्ट फॉर द फोर्थ। हाईएस्ट कहां पर होगा फ्रीजिंग पॉइंट? फोर्थ में होगा बेटा। देखो यहाँ पर, यस सर, यस सर। यहाँ पर यस जहाँ सर। पर कंसंट्रेशन सबसे कम होगा, है ना, वहां पर डेल्टा टीएफ सबसे कम होगा। डेल्टा टीएफ कम होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, डिप्रेशन कम नेगेटिव होगा, में जाएगा ना ठीक है। समझ में आ गया बेटा? सर, बी नेगेटिव में आंसर। जा रहा है इसलिए ना। यस सर। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर, आ गया सर। और बस नहीं है सर एग्जाम डाउट। बस और कोई डाउट नहीं है? डीपीपी नंबर, लास्ट डीपीपी जो मैंने दिया था 20 क्वेश्चन का, एडजॉर्प्शन का कोई डाउट बेटा? सर एड्सॉर्प्शन वाली हाँ? डीपीपी करी थी, उसके 2 डाउट्स हैं। सर एक पूछ बाहर लो। से डाउट है सर एक। अभी बाहर डाउट बाद में डिस्कस कर लेंगे बेटा, है ना, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है। हाँ पूछो पूछो बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 यही ना? एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन इन द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन, तो इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी 0 होता है, पता है ना बेटा? एट इक्विलिब्रियम यस सर। यस। डेल्टा जी विल बी 0, ठीक है। एंड डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, ये तो हुआ बेटा, है ना? डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, तो ये भी यस ऑप्शन हो सर। जाएगा। और कोई डाउट? यस सर। और कोई डाउट है बेटा? नो सर। उन्नति का 2 डाउट था, एक डाउट ये हो गया, और कोई दूसरा डाउट? सर एक मिनट सर, एक मिनट। ओके। सर इफेक्ट्स ऑफ, सर एक सेकंड। दासू बोलो कौन सा डाउट है? सर फैक्टर इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन में जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर था ना सर। आवाज नहीं, हाँ पूछो। सर इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो था ना फैक्टर्स इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन में, हाँ हाँ, सर उसमें लिखा था द फैक्टर्स इंक्रीज अफेक्टिंग इन, यस सर, तो द इंक्रीज इन प्रेशर फेवर द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो सर इसमें कौन सा टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा? किस क्वेश्चन बेटा? सर क्वेश्चन नहीं है, ऐसे नॉर्मल डाउट है। तो इसमें दिया था इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन फेवर द प्रेशर, प्रोसेस ऑफ, अगर तुम प्रेशर को इंक्रीज करो, हाँ, तो जो एडजॉर्प्शन उसका, तो यहाँ पे बेटा जो फिजिजॉर्प्शन उसकी बात कर रहा है, क्योंकि केमिजॉर्प्शन तो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, तो वहां पे इसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। नॉर्मली अगर इस तरह से पूछ रहा है जहां पर तुम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो डिक्रीज कर रहे हो, तो वहां पर फिजिजॉर्प्शन बात करता है, वैसे दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, चाहे वो फिजिजॉर्प्शन हो चाहे केमिजॉर्प्शन हो। मान लो तुमने ये सॉलिड लिया, ठीक है, इस तरह सॉलिड तुमने लिया है और गैस पार्टिकल यहाँ पर रैंडमली मूव कर रहा है, तो प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस पार्टिकल जल्दी जल्दी यहाँ पर सरफेस के पास आएगा, जितना सरफेस के पास आएगा उतना तेजी से केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब केमिजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा बेटा प्रेशर इंक्रीज करने पर नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज जाएगा, तो ये मालूम है A प्लस बी इज इन इक्विलिब्रियम विद प्रोडक्ट P। तो अगर तुम कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे A का, ये तुम्हारा जो गैसेस पार्टिकल A मान लो है और ये तुम्हारा B है, ठीक है, तो अगर तुम A का कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, तो ली चैटलेस प्रिंसिपल फॉलो करोगे, तो जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो चाहे केमिजॉर्प्शन हो चाहे फिजिजॉर्प्शन हो, दोनों ही केस में प्रेशर को इंक्रीज करने पर एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर क्वेश्चन नंबर सर 13 ये सर।
हाँ बोलो बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 13 में था हाँ। कि मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट करके, उसमें जो पहला स्टेटमेंट गिवन था उसमें था कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन अकर्स एट लो टेम्परेचर, जो ठीक है, बट क्वेश्चन बोलो बेटा, क्वेश्चन नंबर बोलो। सर 13 क्वेश्चन नंबर बोलो, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। हाँ 13 बोलो। 30। हाँ 30 क्वेश्चन तो है ही नहीं इसमें। सर 13 13। ओके, ये बेटा। यस सर। ओके, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर केमी जॉप्सन एंड फिजी जॉप्सन। हाँ ठीक है, सर उसमें तो एक, यहाँ पे जो बी दिया है, हाँ सर उसमें हाँ, मेरा डाउट ये है कि इसमें डाउट मेरे किस ऑप्शन? सर ए पार्ट में केमिस ऑप्शन लिखा है कि अकर्स एट ऑल टेम्परेचर, बट सर केमिस ऑप्शन तो हाई टेम्परेचर पे होता है ना, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी देनी होती है। ठीक ठीक। तो अब देखो बेटा, जो केमी जॉप्सन है, जो मैंने यहाँ बताया था, है ना, कि जो केमी जॉप्सन एक्स बाई एम और ये टी का ग्राफ बनाया था, ठीक है, और ये इस तरह से ग्राफ बना था, ठीक है, इस तरह से मैंने बनाया था। तो अब देखो बेटा, जो x बाई एम है, क्या रिप्रेजेंट, x यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? नंबर ऑफ एडजॉर्ब पार्टिकल। तो अब यहाँ देखो, लोअर टेम्परेचर पर देखो, है ना, तो यहाँ पर जो x बाई एम का वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है या नहीं है? ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x का वैल्यू कुछ पॉजिटिव में आएगा यहाँ पर, ठीक है, मतलब एडजॉर्प्शन हर एक टेम्परेचर पर हो रहा है, ठीक है, लेकिन हायर टेम्परेचर पर देखो, टेम्परेचर तुमने बढ़ा दिया, उस केस पर x का वैल्यू बढ़ जा रहा है। हायर टेम्परेचर पर जो एडजॉर्प्शन है वो फेवर कर रहा है। सो फॉर केमी जॉप्सन फेवर्स एट हायर टेम्परेचर, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि एडजॉर्प्शन लोअर टेम्परेचर पर नहीं होगा, लोअर टेम्परेचर पर भी एडजॉर्प्शन होगा, लेकिन हायर टेम्परेचर पर फेवर करेगा, ठीक है। ओके सर। और कोई डाउट? और कोई डाउट नहीं है बेटा किसी का? सर डीपीपी से अलग है। हाँ पूछो। यस सर। सर एंडो और ऑस्मोसिस एक्सप्लेन कर दो एक बार। अच्छा, तुमने एक बार पूछा था ना, एंडोऑस्मोसिस। तो यस सर, मेरा भी एंडोऑस्मोसिस, यही डाउट है। इंडो, तो मैंने बताया था इंडो और एक्सो का मतलब क्या होता है, ठीक है, इंडो और एक्सो का मतलब। तो इंडो मतलब क्या होता है बेटा? इंडो मतलब बेटा अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, कौन बताएगा? सर अंदर बाहर से अंदर। से अंदर। सर इनर टू मैंने आउटर लास्ट क्लास में मेम्ब्रेन। बताया था, है ना? तो इनर, इंडो मतलब होता है इनर टू आउटर, ठीक है, सर है ना, इनर सर टू आउटर, बता रहा बेटा। हाँ बेटा पूछो। सर एक सर जैसे बायो में हमने पढ़ा था उसमें तो उल्टा था। में क्या पढ़ा था बेटा? आउटर टू इनर। सर आउटर टू इनर था, और सर ऑस्मोसिस भी लिखा हुआ था इस हाई तरह से कंसंट्रेशन से लो था। वो बायोलॉजी बेटा, है, वो केमिस्ट्री है। बेटा वो देखना, तुम ध्यान से देखना वहां पर, है ना, आरू तो नहीं था वहां पर, नहीं यही था, यही ठीक है, था। इंडो का। याद है 9th में ये तो पढ़ा था, सेम ही पढ़ा था। यस सर सर। उसमें लेकिन ये था कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन देखते हैं, शायद पता नहीं, कंफ्यूजन है। इसमें सॉल्यूट की है। इंडो मतलब होता है बेटा इनसाइड, है ना, एक्सो मतलब आउटसाइड, इनर टू आउटर। इंडो मतलब अंदर से बाहर अगर सॉल्वेंट जा रहा है तो वो होगा इंडोऑस्मोसिस। ओके सर। ये सर केमिस्ट्री में वो फिर उल्टा है बायोलॉजी की, जैसे तो यहाँ फिजिक्स में था। बेटा देखो, एक्सो मतलब, यहाँ देखो क्लियर लिखा हुआ है, एक्सो मींस आउटर मेम्ब्रेन टू इनर मेम्ब्रेन, है ना, और इंडो मतलब, इंडोऑस्मोसिस मतलब द मूवमेंट ऑफ, देखो यहाँ लिखा हुआ द मूवमेंट ऑफ, है ना, द मूवमेंट ऑफ लिक्विड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। सर आपने उल्टा लिखाया था। नहीं सर, ये केमिस्ट्री में आपने ठीक लिखवाया, लेकिन बायो में उल्टा है, ये पता नहीं क्या है। आपने तो ठीक करा है। इंडो, सर इंडो इसके इनर टू नीचे लिखा आउटर, भी है बायोलॉजी। ठीक है बेटा, सही है ये, ठीक सर ये है। बायोलॉजी के लिए है। हाँ, और आगे पूछो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। डन सर। और कोई नहीं है सर, बस।
यही था। और कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़े बेटा। यस सर। यस सर। तो लास्ट क्लास में मैंने कैटलिसिस के बारे में बताया था कि कैटलिसिस होता क्या है, कैटलिस्ट के बारे में, है ना। तो बताया था कैटलिस्ट दो टाइप का होता है, होम तो नहीं बताया था, यहाँ देखो बेटा पॉजिटिव कैटलिस्ट बारे में बताया था, उसका एग्जांपल लिखवाया था, है ना। जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है ना, यहाँ देखो जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है, तो यहाँ पर ये तुम्हारा डायग्राम बनाया गया है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, कोलिजन नंबर मतलब रिएक्शन कोऑर्डिनेट ही चल रहा है, ठीक है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ये मैंने ग्राफ बनवाया था क्लास 11th में, ठीक है। जो लोग क्लास 11th में ये ग्राफ नहीं पढ़े तो उनको 12th में दोबारा केमिकल काइनेटिक्स में ये ग्राफ बताया जाएगा। तो जब मैं केमिकल काइनेटिक्स डिस्कस करूंगा तो वहां पर मैं ये वाला जो ग्राफ है ना, ये वाला कैटलिस्ट वाला, इसको मैं वहां पर डिस्कस कर दूंगा, ठीक है बेटा। इसलिए मैंने ये बताया क्योंकि कुछ लोग नहीं पढ़े हैं ये वाला ग्राफ, ठीक है, इसलिए मैंने इस पार्ट को स्किप कर दिया है। तो इसको तुम लोग आगे देखोगे, ठीक है। यस सर। तो समझ आ गया बेटा, इसको मैं आगे बताऊंगा। तो आगे चलते हैं। दूसरा था नेगेटिव कैटलिस्ट। तो नेगेटिव कैटलिस्ट, देयर आर सर्टेन सब्सटेंस व्हिच एडेड टू रिएक्शन, ये तो मैंने बता दिया था, इसका एग्जांपल भी बता दिया था, है ना। ये 3-4 एग्जांपल लिखा गया है। फिर उसके बाद मैंने बताया था ऑटो कैटलिस्ट, ठीक है। तो ऑटो कैटलिस्ट क्या होता है इसके बारे में लिखवाया था, जैसे ये वाला एग्जांपल मैंने दिया था, है ना। ये जो एग्जांपल है इसके बारे में मैंने बताया था, है ना। यहाँ पर क्या होगा कि ऑक्जेलिक एसिड के मोनोफॉस्फेट करेगा, पहले रिएक्शन स्लो होता है, उसके बाद रिएक्शन एक्सेलरेट करेगा। तो जैसे ही Mn2+ बनेगा, देखो ये Mn2+ है, ठीक है, तो रिएक्शन एक्सेलरेट हो जाएगा। ये तुम्हारा हो गया ऑटो कैटलिस्ट, ठीक है। इसके बाद एक चीज रह गया बेटा, टाइप ऑफ कैटलिस्ट। जो कैटलिसिस है वो दो टाइप का होता है। पहला है होमोजेनियस कैटलिसिस और दूसरा होता है हेट्रोजेनियस। तो यहाँ हेड डालोगे, है ना, हेड डालोगे बेटा यहाँ पर आगे। सर ये आप मॉडल में से पढ़ा रहे हो? सर कैटलिसिस क्या होता है? सर ये मॉड्यूल में से पढ़ा रहे हो ना? क्या बेटा? सर आप मॉड्यूल में से पढ़ा रहे हो ना ये? बेटा आगे पढ़ना है ना, जहाँ से लास्ट क्लास जहाँ से छूटा था उसके आगे पढ़ना है ना, ठीक है। तो टाइप ऑफ कैटलिसिस, तो कैटलिस्ट दो टाइप का होता है, नंबर 1, है ना। तो सर कैटलिसिस क्या होता है? कैटलिसिस मतलब कैटलिस्ट ही है, ठीक है। कैटलिसिस मतलब कैटलिटिक एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इज नोन एज कैटलिसिस, ठीक है। सर आपने लास्ट क्लास में कैटलिस्ट प्रमोटर कराया था बस। हाँ तो कैटलिस्ट प्रमोटर बता दिया था, तो उसके ओके। सर पॉइजन भी कराया था, सर पॉइजन कराया था और पॉइजन हो गया था ना बेटा? यस सर, दोनों हो गए थे। दोनों मैंने बता दिया बेटा, ऐसा नहीं है। कैटलिस्ट पॉइजन भी मैंने बता दिया, देखो ये वाला है कैटलिस्ट पॉइजन, कैटलिटिक पॉइजन, ठीक है। सर दो तरह के टाइप्स हैं। ठीक है सर। क्लियर नहीं दिख रहा है क्या ये? सर दिख रहा सर क्लियर है। अगर क्लियर ना तो बोलना, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। मुझसे अच्छी हैंडराइटिंग लिखा हुआ है यहाँ पर, इसलिए मैंने लिख लिया। ओके, कैटलिसिस के बारे में देखो बेटा। कैटलिसिस होता क्या है? कैटलिटिक एक्टिविटी या कैटलिटिक प्रोसेस ऑफ कैटलिस्ट इज नोन एज कैटलिसिस। जो कैटलिसिस है वो दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है होमोजीनियस कैटलिसिस या होमोजीनियस कैटलिस्ट भी बोल सकते हो, होमोजीनियस कैटलिस्ट। और दूसरा है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। तो होमोजीनियस का मतलब क्या होता है बेटा? होमोजीनियस का मतलब कि सेम, ठीक है। अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का फिजिकल स्टेट सेम हो, ठीक है। व्हेन कैटलिस्ट एंड द रिएक्टेंट, यहाँ पर बात नहीं कर रहा बेटा, ध्यान से देखना, है ना, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। व्हेन द कैटलिस्ट, देखो कैटलिस्ट बारे में बात किया, कैटलिस्ट एंड द रिएक्टेंट, ठीक है, कैटलिस्ट एंड द रिएक्टेंट आर इन द सेम फेज, ठीक है, तो वो क्या होगा? होमोजेनियस कैटलिस्ट, ठीक बेटा। दोनों का जो फिजिकल स्टेट है वो सेम होना चाहिए, ठीक। दूसरा दिया गया है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, तो यहाँ पर है ना, हेट्रोजीनियस व्हेन द कैटलिस्ट एंड द रिएक्टेंट आर इन डिफरेंट फेज द कैटलिटिक प्रोसेस इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, ठीक है।
तो अगर दोनों अलग, जैसे यहाँ पे देखो जो एग्जांपल नंबर ए दिया गया है, यहाँ पर CO गैसेस स्टेट में है ना। जो H2 है, H2 भी देखो गैसेस स्टेट में है। निकिल बेटा मेटल है, मेटल किस फेज में होगा? सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तो अब देखो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का फेज अलग अलग है। अगर दोनों का फेज अलग अलग है, इसका मतलब ये क्या होगा? ये तुम्हारा हो जाएगा बेटा, है ना, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस। हाँ, हेट्रोजीनियस। और इसके बाद में जो ऑटो कैटलिस्ट का एग्जांपल बताया था यहाँ पर, है ना, तो ऑटो कैटलिस्ट में नोट कर रहे हैं सर, नोट कर लें। हाँ बेटा नोट कर लो, ओके, नोट कर लो, जहां तक बता रहा उतना ही नोट करना, बाकी सब नहीं, ठीक है। ये ए और बी। सर ऑटो कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन में फर्क पड़ता है रिएक्शन के टाइम पे? कैटलिस्ट का कंसंट्रेशन कोई मतलब नहीं, कैटलिस्ट स्मॉल अमाउंट में ही वर्क करेगा, जितना लार्ज अमाउंट लोगे, है ना, उतना ही वर्क स्मॉल अमाउंट का। कैटलिस्ट का जो डेफिनेशन है, इसका मतलब यही होता है ना, कि स्मॉल अमाउंट। सर ऑटो कैटलिस्ट भी? हाँ, चाहे ऑटो कैटलिस्ट हो चाहे कोई भी हो। इनिशियली क्या होता है, इनिशियली जो Mn2+ है वो था ही नहीं, इसलिए रिएक्शन स्लो था। जैसे Mn2+ थोड़ा सा ही बना, वैसे ही रिएक्शन एक्सेलरेट हो जाएगा। और फिर Mn2 अगर बनता जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिएक्शन के रेट पर। ओके सर। लिख लिया बेटा दोनों? यस सर। है ना। अब यहाँ देखो बेटा लिखा हुआ है यस सर। एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। तो एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट क्या है? इट इज एबिलिटी ऑफ ए कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। मान लो कोई कैटलिस्ट ए तुमने डाला और रिएक्शन का रेट 60 टाइम इंक्रीज हुआ, और कैटलिस्ट बी डाला और रिएक्शन का रेट 1000 टाइम इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 60 टाइम्स इंक्रीज हुआ और यहाँ पर 1000 टाइम इंक्रीज हुआ, तो किसका कैटालिटिक एक्टिविटी ज्यादा होगा बेटा? कैटलिस्ट बी का, ठीक है। तो कैटलिस्ट बी का कैटालिटिक एक्टिविटी ज्यादा होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। कुछ ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन का रेट कम इंक्रीज करता है, कुछ ऐसे है ना कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन का रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। समझ में आ गया बेटा? इसको नहीं पढ़ना, सेलेक्टिव कैटलिस्ट नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, नोट कर लो। एग्जाम्पल कौन सा? हाँ, एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल इसका है, इसका एग्जाम्पल क्या दूं मैं तुमको? एग्जाम्पल तो ऑर्गेनिक का है। एक होता है ना, यहाँ पर से तुमने ले लिया चलो ठीक है, एक एग्जाम्पल है H2O2 का डिकम्पोजिशन, है ना। ये क्या बनाएगा बेटा? H2O प्लस O2। इसको तुमने सनलाइट में, यहाँ जो सनलाइट है वो रिएक्शन का कैटलिस्ट है, तुमने सनलाइट डाल दिया तो ये डिसोसिएट होगा, ठीक है। और दूसरा तुमने इसमें क्या दिया? H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ मेटालिक आयन, यहाँ तुमने आयरन डाल दिया, या फिर कोई दूसरा मेटल Fe3+ डाल दिया, या फिर कोई दूसरा डाल दिया, तो इसका जो डिकम्पोजिशन का रेट है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ये हुआ तुम्हारे, सेकंड हुआ। देखो दोनों में रिएक्टेंट सेम है, लेकिन जो कैटलिस्ट है, एक में जो कैटलिस्ट है वो सनलाइट है, दूसरे में जो कैटलिस्ट है वो आयंस है ना। जब आयंस डालते हो तो इसका जो रिएक्शन का रेट है वो 1000 टाइम्स, यहाँ देखो बेटा ये बहुत स्लो होता है। यहाँ पर अगर तुमने सनलाइट में एक्सपोज किया तो ज्यादा ये डिकम्पोज नहीं हो जाता, तुमने मेटेलिक यहाँ पर मेटल आयन डाल दिया, ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है ना। तो ये तुम्हारा एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट का एग्जांपल है, ठीक है। तुम्हारा बेटा फॉर एग्जांपल यहाँ लिखोगे, फॉर एग्जांपल, है ना, फॉर एग्जांपल ठीक है। सर सनलाइट को फॉर एग्जांपल किस फेस में लेंगे? सनलाइट पे फॉर एग्जांपल डिकम्पोज, मैं बोल रहा हूँ बेटा, लिखो फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 in presence of
सनलाइट, सनलाइट and in presence of Fe3 plus ion, ठीक है, rate of reaction increases more in presence of Fe3 plus ion than sunlight, ठीक है। कर लिया सर नोट। हो गया बेटा? ओके, आगे बढ़े बेटा। ओके, आगे चलो। पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट हो गया था, ऑटो कैटलिस्ट मैंने बता दिया था। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिसिस, ठीक है। एंड डालोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिसिस। ये पैकेज का बेटा, जो मॉड्यूल तुम लोगों को मिला है स्टडी पैकेज, उसका ये उसमें लिखा गया है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिसिस, नंबर 1, एक कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज। हाँ, इसको पूरा नोट करना बेटा, है ना। एक कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज इन मास एंड केमिकल कंपोजिशन एट द एंड ऑफ रिएक्शन। तो ये मेन पॉइंट है, कैटलिस्ट कंज्यूम नहीं होना चाहिए रिएक्शन के एंड में, वो उसका अमाउंट एज सच पड़ा होना चाहिए। पॉइंट 2, ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट is generally sufficient to catalyst most unlimited reaction, almost unlimited reaction। तो अगर कैटलिस्ट कंज्यूम नहीं होगा तो तुम कितना भी रिएक्शन से करा लो, है ना। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट द रिएक्शन। जो कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है ना, तो वो रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करेगा। फोर्थ पॉइंट, The catalyst is generally specific in nature, ठीक है। स्पेसिफिक मतलब कि एक रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट वर्क करता है। अगर तुम रिएक्शन को चेंज करोगे तो अलग रिएक्शन के लिए, दूसरे रिएक्शन के लिए दूसरा कैटलिस्ट चाहिए। सर थर्ड पॉइंट दोबारा बताना कैसे। थर्ड पॉइंट है द कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट द रिएक्शन। जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट देखो एरो के ऊपर लिखा था बेटा, है ना। यहाँ पर जो कैटलिस्ट है एरो के ऊपर लिखा था, यहाँ पर रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है। तो जो रिएक्शन स्टार्ट होता है बेटा वो रिएक्टेंट है। यहाँ जो रिएक्टेंट रिएक्ट करके रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे, कैटलिस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। एक बार रिएक्शन अगर स्टार्ट हो गया उसके बाद कैटलिस्ट का काम होता है, ठीक है बेटा। तो रिएक्शन को स्टार्ट करने में कैटलिस्ट का कोई रोल नहीं है। ओके, पॉइंट 5, द कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज इन कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। जो कैटलिस्ट है उस कंपोजिशन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा कैटलिस्ट, है ना। कैटलिस्ट केवल रिएक्शन का रेट इंक्रीज करेगा। तो जो लोगों ने बेटा मेरा क्लास किया होगा क्लास 11th में, ये ग्राफ समझ में आ रहा होगा। ये ग्राफ मैंने इक्विलिब्रियम में बनाया था, है ना। तो ये तुम्हारा विदाउट कैटलिस्ट ये वाला है, जो सॉलिड लाइन दिया गया, ये सॉलिड लाइन, ये विदाउट कैटलिस्ट, इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट का ग्राफ है। जो डॉटेड लाइन बना हुआ है ये इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, इन दोनों लाइन को देखो, यहाँ पर जो टाइम है ज्यादा है बेटा। अगर इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट अगर तुम कोई रिएक्शन स्टार्ट करते हो तो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट देखो यहाँ पर जो कट लाइन है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम फास्टेन, है ना। तो यहाँ पर जो अप्रोच है इक्विलिब्रियम का ज्यादा है,
यहाँ पर तुम्हें टाइम ज्यादा लगेगा इक्विलिब्रियम के लिए, यहाँ पर कम टाइम में ही इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इस ग्राफ का मतलब ये है। ग्राफ बना लो बेटा, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये मैंने इक्विलिब्रियम बनाया था, ठीक है, यस केमिकल सर। इक्विलिब्रियम। सर 2 मिनट रुकना, बना रहा हूँ। सर एक बार सेकंड पॉइंट वापस बता दीजिए। सेकंड पॉइंट इसमें लिखा हुआ बेटा, a small quantity of catalyst is generally sufficient to catalyze almost unlimited reaction। देखो बेटा, रिएक्शन में कैटलिस्ट कंज्यूम होता है नहीं ना? अगर कैटलिस्ट कंज्यूम नहीं हो रहा है तो वही सेम अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट बार बार रिएक्टेंट प्रोडक्ट को कैटलाइज करता रहेगा, है ना? थोड़ा तुमने कैटलिस्ट लिया और ढेर सारा अनलिमिटेड रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। सेकंड पॉइंट का मतलब यही है, ठीक है बेटा? ओके सर। कैटलिस्ट कंज्यूम सर नहीं एक हो रहा। बार फोर्थ पॉइंट भी बता देना। फोर्थ पॉइंट है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इज जनरली स्पेसिफिक इन नेचर, मतलब कि किसी एक रिएक्शन के लिए एक कैटलिस्ट होता है। जैसे मान लो तुम्हें शुगर को, जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज को, है ना, यहाँ पर तुम्हें डिकम्पोज करना। सुक्रोज जब बेटा इन्वर्टेज एंजाइम, जो इन्वर्टेज है ना, इन्वर्टेज एंजाइम प्रेजेंस में जो सुक्रोज है बेटा, वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर जो इन्वर्टेज एंजाइम है वो सुक्रोज को ही बेटा यहाँ पर डिकम्पोज करेगा। अगर तुमने यहाँ पर सुक्रोज, यहाँ पर माल्टोस ले लिया, माल्टोस, ठीक है, माल्टोस ले लिया, या फिर कोई दूसरा एंजाइम ले लिया, यहाँ पर ना तुमने लैक्टोस ले लिया, लैक्टोस मान लो ले लिया, ठीक है, माल्टोस है या लैक्टोस है, उसको ये डिकम्पोज नहीं करेगा सेम इन्वर्टेज। माल्टोस के लिए दूसरा एंजाइम चाहिए, लैक्टोज के लिए दूसरा एंजाइम चाहिए बेटा ना। तो यहाँ पर एंजाइम मतलब कैटलिस्ट, ठीक है। जो इन्वर्टेज है, इन्वर्टेज सुक्रोज को ही, मतलब स्पेसिफिकली सुक्रोज को यहाँ पर डिकम्पोज कर रहा है। मतलब कि जो कैटलिस्ट है ना, कैटलिस्ट स्पेसिफिक इन नेचर होता है, मतलब एक रिएक्शन के लिए एक कैटलिस्ट होगा, और तुम रिएक्शन को चेंज करते हो तो दूसरे रिएक्शन के लिए तुम्हें दूसरा कैटलिस्ट चाहिए, ठीक बेटा? ओके सर। समझ में आ रहा है? यस सर, आ गया सर। इसका समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। आगे आगे बढ़े बेटा। कैटलिटिक प्रमोटर मैंने बता दिया था, इसका ग्राफ मैं आगे बताऊंगा। मैंने बता दिया बेटा कैटलिटिक प्रमोटर का जो ग्राफ है। कैटलिटिक पॉइजन भी मैंने बता दिया था, ठीक है। तो ये कैटलिटिक पॉइजन, इसके बाद बेटा तुम लोग हेड डालोगे एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटलिस्ट, ठीक है। हेड डालोगे बेटा एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस, हेड डालो। कर लिया? तो देखो बेटा, जो एडजॉर्प्शन थ्योरी है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका मतलब क्या है कि कैटालिसिस वर्क कैसे करता है, कोई कैटलिस्ट कैसे रिएक्शन को कैटलाइज करता है, उसका रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है ना। तो यहाँ पर दिया गया है 4-5 पॉइंट में इस मैकेनिज्म को। पॉइंट 1 में लिखा गया है डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। पहले सुन लो बेटा, उसके बाद लिखना, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। पॉइंट 2 में दिया गया है एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। पॉइंट 3 में दिया गया है occurrence of chemical reaction on the catalyst surface through the formation of intermediate. Point 4 desorption of reaction product, और लास्ट में दिया गया डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर वन में देखो, यहाँ पर मैंने डायग्राम भी बनाया है, तो डायग्राम से ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ देखो बेटा, जो फर्स्ट जो ब्लू कलर का डायग्राम दिख रहा है, था वो यहाँ पर कैटलिस्ट सरफेस हैविंग फ्री वैलेंसीज। जो कैटलिस्ट होता है बेटा, कैटलिस्ट में जो सरफेस है, सरफेस पर रेसिडुअल फोर्स होता है बेटा। मान लो कोई सरफेस तरह से दिया गया है, ठीक है, तो जो इनर में यहाँ पर जो एटम है उसका वैलेंसी कंप्लीट होता है, लेकिन जो सरफेस पर जो एटम या कोई मॉलिक्यूल है उसका वैलेंसी ओपन रहता है यहाँ पर, है ना। इस तरह से वैलेंसी ओपन रहेगा। ये ओपन वैलेंसी है मेटल का, ठीक है। मान लो कोई मेटल है, कैटलिस्ट
तरह वर्क कर रहा है मेटल, निकल मेटल है, तो सरफेस पर ही वैलेंसी फ्री होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इस ओपन वैलेंसी के पास आकर इससे बॉन्ड बना लेगा। देखो एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, तो ए और बी, ये कहते हैं बेटा जो ए और बी है ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट ए और बी है ना, ए अलग, ये तुम्हारा रिएक्ट अलग एडजॉर्ब होगा यहाँ पर इस तरह से, और बी अलग एडजॉर्ब होगा, ठीक है, दोनों एडजॉर्ब हो गया। तो अब फायदा क्या होगा बेटा, पहले देखो जो ए और बी था उन दोनों के बीच में ना जो गैप है, गैप बढ़ जाता है, पास पास नहीं आ रहा है। किसी केमिकल रिएक्शन को करने के लिए उन दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को पास पास आना जरूरी है। अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पास पास आ जाएगा तो वहां पर केमिकल बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन अगर ए और बी पास पास नहीं आ रहे, केमिकल काइनेटिक ए और बी का ज्यादा है, तो पास पास नहीं आएंगे, रिएक्शन बहुत स्लो होगा। जैसे ही पास आए तो रिएक्शन होगा, अगर पास नहीं आ रहे तो रिएक्शन नहीं होगा। तो अब मेटल क्या करता है, यहाँ पर जो मेटेलिक सरफेस के पास ढेर सारे ओपन वैलेंसी है, तो मॉलिक्यूल ए को भी एडजॉर्ब कर रहा है, मॉलिक्यूल बी को भी एडजॉर्ब कर रहा है, दोनों को एडजॉर्ब कर लिया आप देखो, है ना। अब ए और बी के बीच में जो गैप है, गैप कम हो गया, दोनों पास पास आ गए। यहाँ देखो सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस ए और बी के बीच में, है ना। तो एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, तो जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है ए और बी दोनों यहाँ पर एडजॉर्ब हो गया है, ठीक है। एडजॉर्ब होने के बाद ए और बी जब पास पास रहे तो यहाँ पर एक केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे देखो ये केमिकल बॉन्ड बन गया ए और बी के बीच में, ठीक है। जब केमिकल बॉन्ड बन जाएगा तो जो प्रोडक्ट है, अब ए और बी क्या होगा, बॉन्ड बन गया तो ए बी प्रोडक्ट हो गया, तो ए और बी अब यहाँ से अलग हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा डिजॉर्प्शन। तो जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पता है एडजॉर्प्शन, जो लास्ट स्टेप है यहाँ लिखा हुआ है डिजॉर्प्शन, ठीक है। तो यहाँ पर डिजॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है बेटा? ये किसी को डाउट है तो पूछ लो। यस सर। तो अब यहाँ सर एक बार वापस समझा दो सर, सर समझ नहीं आया सर ज्यादा। समझो बेटा, तो यहाँ पर जो जितने भी कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट के सरफेस पर फ्री वैलेंसीज होते हैं, क्लियर। क्योंकि यहाँ पर कोई एटम नहीं, अगर यहाँ पर मान लो और एटम होता तो ये वैलेंसी कंप्लीट हो जाता, लेकिन यहाँ पर एटम नहीं है ना। तो अगर एटम नहीं तो ये फ्री वैलेंसी होगा। तो फ्री वैलेंसी क्या करेगा, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को, रिएक्टेंट को अट्रैक्ट करेंगे। तो ए और बी को अट्रैक्ट कर लिया है बेटा कैटलिस्ट। जब ए और बी अट्रैक्ट होकर पास पास आ गए तो यहाँ पर केमिकल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। जब केमिकल बॉन्ड बन जाता है एक बार, तो जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यहाँ से डिजॉर्ब हो जाएगा, मतलब यहाँ से दूर चला जाएगा कैटलिस्ट से। फिर यहाँ पर दूसरा मतलब ये फिर से यहाँ पे वैकेंट हो गया, ये जो कैटलिस्ट है फिर से स्टेप 1 पर आ जाएगा, ठीक है बेटा, स्टेप 1 पे आ जाएगा। और कोई डाउट नहीं है ना, तो इसको नोट कर लो पहले। पूरा नोट करना है, डायग्राम भी बनाना है, ये एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है। नोट कर लो बेटा, नोट करने के बाद बता देना मुझे। सर स्क्रीनशॉट ही ले लिया, बाद में कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया, बाद में कर लेंगे। ओके बेटा, तुम लोगों का शायद इस मंडे टेस्ट होने वाला, पता है तुम लोग? सर आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर। इस मंडे तुम लोगों का टेस्ट होने वाला है। हेलो हेलो, यस सर, आवाज आ रही है सर। तो इस मंडे तुम लोगों का टेस्ट होने वाला है, तो क्या बेटा आवाज नहीं आ रहा? सिलेबस वही होगा। आवाज सुनाई नहीं दे रही सर। ठीक है। अरे सर रिस्पॉन्ड। ये नोट कर लिया बेटा तुम लोगों ने? सर 1 मिनट। सर स्क्रीनशॉट ले लिया। यस सर। ओके, तो आगे चल रहे हैं।
आगे बेटा एंजाइम, तो एंजाइम क्या है उसको लिखोगे, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछता है, एनसीईआरटी में भी दिया गया है एंजाइम के बारे में, इसको लिखोगे। एंजाइम आर द कॉम्प्लेक्स nitrogenous organic compound which are produced by living plant and animal. They are actually biochemical catalyst. तो मतलब जो एंजाइम है, एंजाइम ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है। अगर इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट तो तुमने कैटलिस्ट बोल दिया, तो यहाँ पर जो एंजाइम है, एंजाइम ऑर्गेनिक कैटलिस्ट को तुम एंजाइम बोलोगे, ठीक है। तो दिस कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर, बेटा यहाँ पर एंजाइम क्या होता है, एक टाइप का प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन समझ लो, क्लियर समझो। बाकी जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं उनको क्लियर होगा कि एंजाइम होता क्या है। और तुम लोग बेटा इतना समझ लो कि ये एक टाइप का प्रोटीन है, ठीक है। और ये क्या करेगा, जो बायोलॉजिकल रिएक्शन है उसको इंक्रीज करता है, कैटलाइज करता है। तो जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, हाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है, बायोकेमिकल कैटलिस्ट लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर, दे आर बायोकेमिकल कैटलिस्ट, ठीक है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें या फिर प्लांट्स वगैरह में ये होते हैं। तो इसमें देखो स्टेप ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट, तो यहाँ पर भी जो स्टेप है वो पहले जो प्रीवियस स्टेप है उसी टाइप का है जो कैटलिस्ट का मैंने बताया था ऊपर, है ना, कि पहले क्या होगा कि कैटलिस्ट में ओपन वैलेंसी होगा, ए और बी एडजॉर्ब होगा, है ना, फिर यहाँ पे डिजॉर्प्शन होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टू सब्सट्रेट टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। थोड़ा सा डिफरेंस है, वहां पर तुम्हारा एडजॉर्प्शन हुआ था, यहाँ पर जब एडजॉर्ब हो जाएगा उसको तुम एक नया टर्म दोगे, उस टर्म को बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होगा, यहाँ पर डिकम्पोज होगा। डिजॉर्प्शन की जगह यहाँ लिखा हुआ है डिकम्पोजिशन, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म प्रोडक्ट, ठीक बेटा। इसको नीचे एक डायग्राम है उससे क्लियर समझ में आ जाएगा, ये देखो ये वाला डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर ये ई लिखा गया बेटा, ई मतलब हुआ एंजाइम, ठीक है, और एस मतलब होता है सबस्ट्रेट, नीचे देखो लिखा हुआ है एंजाइम कैटलिस्ट, और जो एस है वो है सबस्ट्रेट रिएक्टेंट। जब ये दोनों मिल जाएगा बेटा यहाँ पर, है ना, जब एडजॉर्ब हो जाएगा क्या बना लेगा, ईएस, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसी के ऊपर क्या लिखा गया था, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो एक बार जब ईएस बन जाएगा, है ना, तो यहाँ पर ये डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होने के बाद एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, ठीक है। ये डिजॉर्प्शन है। डिजॉर्प्शन में क्या हो रहा है बेटा, जो एंजाइम सर आवाज आना बंद हो गई, आवाज आ रहा है बेटा, हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर, यस सर, यस सर, आ रहा है सर। हाँ, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बेटा देखो, यहाँ पर ये लॉक एंड की मॉडल दिया गया है, देख रहा है बेटा, इस तरह से जो सबस्ट्रेट है, एक सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेशल एंजाइम होता है। जिस तरह से एक लॉक तुम लोग जानते हैं बेटा, एक लॉक को ओपन करने के लिए, है ना, एक पर्टिकुलर का की चाहिए तुम्हें, एक लॉक को एक स्पेशल की ही ओपन कर सकता है। उसी तरह से एक सबस्ट्रेट को कैटलाइज करने के लिए एक स्पेशल की मतलब एंजाइम चाहिए, है ना, कि जो इस एक्टिव साइट में फिट हो जाए। इस तरह लॉक में है ना, अलग अलग यहाँ पर खांचे बने होते हैं लॉक में, और एक ही की जाकर उसको ओपन करता है। उसी तरह से जो एंजाइम है, एंजाइम इस, है ना, यहाँ पर जो एक्टिव साइट, इसको बोलते हैं एक्टिव साइट, ठीक है। इस एक्टिव साइट में जो एंजाइम फिट हो पाएगा वही इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। मतलब कि जो एंजाइम कैटलिस्ट है ये मोर स्पेसिफिक है, एक सबस्ट्रेट के लिए केवल एक स्पेशल एंजाइम ही वर्क करेगा, कोई दूसरा एंजाइम वर्क नहीं कर पाएगा। So enzyme catalyst is more specific than normal or inorganic catalyst, ठीक बेटा। तो यहाँ पर भी स्टेप दिया गया है, बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टू सबस्ट्रेट टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जो ऊपर तुमने लिखा था 2 पॉइंट, वही 2 पॉइंट यहाँ नीचे लिखा हुआ है ना। यस सर। तो इसको नोट कर लोगे सर ऊपर का दिखाना, और देख लो।
ऊपर ये दोनों पॉइंट देखो, यहाँ से लेकर देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये नोट करना है, ठीक है। इसको नोट करो। इसके बाद डायग्राम, नीचे डायग्राम तो बना नहीं पाओगे, तो डायग्राम एनसीईआरटी में दिया गया है, बस केवल जो रिएक्शन ऊपर वाला है, रिएक्शन ES वाला, उसको लिख लोगे, ठीक है। सर स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, नीचे ये डायग्राम, यस सर। डायग्राम में ये ऊपर वाला जो E + S इज इक्विलिब्रियम ES गिव्स E + P, इसको लिखना है, ठीक है। नीचे स्टेप 1 स्टेप 2 डायरेक्ट ये लिखो, स्टेप 1 स्टेप 2 है ना, ये स्टेप 1 स्टेप 2, तो 2 स्टेप में एंजाइम कैटालिसिस होता है। ओके सर। सर ये एंजाइम पता कैसे लगेगा कि कौन से के लिए कौन सा है? नहीं, पता नहीं लगाना बेटा, एंजाइम स्पेसिफिक होता है और एक रिएक्शन के लिए एक ही एंजाइम होगा, इसका मतलब तुम्हें याद करना पड़ेगा या गिवन रहेगा, ठीक है। ओके सर। इसका कोई लॉजिक नहीं है। ओके सर। तो यहाँ पे बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम दिया गया है, ठीक है। तो फोर्थ कैसे आ गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, दे आर हाईली एफिशिएंट, ठीक है। जो एंजाइम है वो हाईली एफिशिएंट होता है बेटा। 1 मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम कैन ट्रांसफॉर्म, ये 1 लाख है ना, क्या है ये 1 लाख होगा अप्रोक्सीमेटली, 10 पावर से 1 मिलियन है ना, मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट पर, ये 10 लाख है। दे आर हाईली एफिशिएंट, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम कैन ट्रांसफॉर्म 10 पावर 6 मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट पर मिनट। कितना ज्यादा एफिशिएंट होता है बेटा, है ना। सेकंड पॉइंट यहाँ है, दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, फॉर एग्जांपल यूरिएज कैटालिसिस डी हाइड्रोलाइज यूरिया ओनली, मतलब कि मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था इन्वर्टेज, यहाँ पर यूरिएज है, जो यूरिएज केवल यूरिया को ही हाइड्रोलाइज करेगा, बाकी किसी और सब्सट्रेट को हाइड्रोलाइज नहीं करेगा। उससे पहले मैंने बताया था सुक्रोज को इन्वर्टेज केवल हाइड्रोलाइज करेगा, दूसरे को माल्टोज को आइसोमाल्टेज, हाँ, माल्टोज को माल्टेज हाइड्रोलाइज करेगा, है ना। उसी तरह से लैक्टोज को लैक्टेज, जो ASE होता है, ASE जो सब यहाँ लिखा हुआ बेटा ना सब, तो ये क्या होता है ASE मतलब एंजाइम। ASE लिखा हुआ है, बायोलॉजी वाले मालूम होगा, है ना, ASE लिखा हुआ है, तो ASE मतलब क्या हुआ, ये एंजाइम है, ठीक है। यस सर, यस सर। पॉइंट 3 पर आ जाओ, दे आर एक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, बेटा बायोलॉजिकल जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसी पर ये मोस्ट रिएक्टिव होता है। देखो यहाँ पर जो 290 मतलब कितना हुआ टेम्परेचर, 20 डिग्री सेल्सियस, और ये मतलब कि 20 to 30 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, यहाँ पर ये ऑप्टिमम टेम्परेचर दिया गया। दे आर एक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर 298 to 300 केल्विन। द रेट 25 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस। हाँ, the rate of enzyme catalyst reaction becomes maximum at a definite temperature called optimum temperature। तो optimum temperature क्या होता है बेटा, जिस टेम्परेचर पर कैटलिस्ट का रिएक्शन रेट ज्यादा हो, है ना, जहाँ पर मैक्सिमम रेट हो, है ना, द रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन बिकम मैक्सिमम एट ए डेफिनिट टेम्परेचर एंड दैट टेम्परेचर इज नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा, ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब क्या हुआ, जिस टेम्परेचर पर कैटलिस्ट का रिएक्शन रेट ज्यादा हो उस टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलोगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं बेटा, ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर हाईली एक्टिव एट ए स्पेस। बेटा तुम अपना बॉडी मान लो, ठीक है, तुम्हारे बॉडी में अगर pH ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जो बायोलॉजिकल रिएक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तुम्हें बुखार आ जाएगा, है ना, या फिर जो केमिकल रिएक्शन ढंग से नहीं कम होगा, ठीक है, बीमार हो जाओगे। बस वही सब हो रहा है यहाँ पे। देखो जो एंजाइम है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और एक स्पेसिफिक pH पर वर्क करता है, ठीक है। अगर pH डिसबैलेंस हो गया या फिर टेम्परेचर चेंज हो गया तो एंजाइम वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, एंजाइम एक्टिविटी कैन बी इंक्रीज इन प्रेजेंस ऑफ को एंजाइम विच कैन बी कॉल्ड एज प्रमोटर, ठीक है। तो प्रमोटर क्या होता है तुम्हें मालूम है, बता दिया गया, जो एंजाइम का
एक्टिविटी इंक्रीज कर दे वो प्रमोटर होगा। इसी तरह जो बायोलॉजिकल एंजाइम का एक्टिविटी इंक्रीज करता है उसको को एंजाइम या फिर प्रमोटर बोलते हैं। ठीक है, को एंजाइम और प्रमोटर, को लगा दो आगे, को एंजाइम। ठीक है, तो एंजाइम के साथ जो रहता है बेटा उसको को एंजाइम बोलते हैं। तो को एंजाइम क्या होता है बेटा? जनरली मेटल्स होते हैं। एक्टिवेटर आर जनरली मेटल आयंस लाइक सोडियम आयन, कोबाल्ट आयन, कॉपर 2+ आयन। ठीक है, तो ये जो आयंस है वो एंजाइम का कैटालिटिक एक्टिविटी इंक्रीज कर देता है। दे आर वीकली बाइंड टू एंजाइम एंड इंक्रीज इट्स एक्टिविटी। ये लास्ट पॉइंट है, बात नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर्स पॉइजन। तो अगर पॉइजन हम लोग ले लेते हैं बेटा क्या होता है, जितने भी एंजाइम है जो बायोलॉजिकल फंक्शन वो स्टॉप हो जाएगा, है ना। एंजाइम्स कैन आल्सो बी इनहिबिटेड और पॉइजन्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कर लो। सर प्रमोटर और एक्टिवेटर एक ही चीज है बेटा? सर प्रमोटर और एक्टिवेटर्स एक ही बात है। हाँ, एंजाइम के लिए और एंजाइम के लिए नहीं, ठीक है, प्रमोटर ही बोलते हैं। ऊपर मैंने लिखवाया था, ऊपर यहाँ पर मतलब छूट गया होगा। प्रमोटर और एक्टिवेटर दोनों का मतलब एक ही है, जो प्रमोट करे या फिर जो एक्टिवेट करे एंजाइम को। ठीक है, ओके सर। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज छोड़ देते हैं इसको। ठीक है बेटा, बाय बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा।